ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, एम्पियर सर्किटर रूल, और क्या बात किए थे, एम्पियर सर्किटर रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, सर्किटर रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। स्नो रूल बोले थे, स्नो रूल क्या था, स्नो रूल, स्नो रूल का मतलब क्या था, साउथ टू नॉर्थ ओवर ए नीडल। तो फील्ड किधर डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट हैंड के तरफ, है ना, ये बात था, वेस्ट के तरफ, SNOW, स्नो पढ़े थे ना, स्नो रूल। तो अब हम लोग यही बात करते हैं कि वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखो वायर में करंट फ्लो होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये बात ऑस्टेड, ये बात बायोट और सेवर्ट ने बताया, बायोट और सेवर्ट, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं बायोट सेवर्ट लॉ, ध्यान देना, हम लोग बात करने वाले बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ, ये बात करने वाले कि बायोट सेवर्ट लॉ क्या, ये बात करने, ठीक है। क्या है बायोट सेवर्ट लॉ, है ना। ये जो जर्मन साइंटिस्ट था ये लोग, एक था बायोट एक था सेवर्ट, दोनों ने मिलकर लॉ दिया। ये दो अलग अलग, दो लोग अलग अलग हैं, ये बायोट सेवर्ट और ये लॉ है, ठीक है। सबसे पहले बता दें हम कि बायोट सेवर्ट लॉ जो है ना, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान देना, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, विदाउट स्टेटमेंट का लॉ है, जैसे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था ना, वैसे इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है। किसी भी वायर में करंट का फ्लो हो रहा, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला बायोट और सेवर्ट ने बताया, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो लॉ को अच्छा से इसलिए समझना होगा, इस लॉ का दो एप्लीकेशन है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो, चाहे बोर्ड हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, बायोट सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आना ही आना, नहीं आने का कोई सवाल नहीं उठता, 100% बात है कि आना आना, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का ये चैप्टर का। तो देखो बायोट सेवर्ट लॉ में क्या करते हैं ना हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इस लॉ को समझने से पहले कुछ बात ध्यान में रखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, ये बात मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वह स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, स्केलर है, चार्ज कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, ठीक है। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं है। मतलब आपको किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा, मान लीजिए मेरे सामने ऐसे कोई कंडक्टर, इस तरीके से कोई कंडक्टर, ऐसे ये कंडक्टर, मान लो कोई XY ऐसा कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा, सपोज करिए, तो कंडक्टर में, ये वायर में करंट के फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे, इस पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, ठीक है। मतलब देखो जो वेक्टर नेचर में है ना, वहां तुम समझ लो कि जहां नेचर में वेक्टर क्वांटिटी का कुछ बात आ गया तो वहां डिफरेंशिएशन का बात होगा, वहां इंटीग्रेशन का बात होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। वेक्टर है तो डिफरेंशिएशन का टर्म एंट्री करेगा, इंटीग्रेशन का टर्म एंट्री करेगा, कोई बचा नहीं सकता उसको, ठीक है। तो इस पूरे वायर में करंट फ्लो होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली नहीं पता करना, आपको क्या पता करना, सबसे पहले कि स्मॉल
एलिमेंट पता करना, छोटा सा टुकड़ा। अगर पूरा लेंथ एल है तो एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, ये डीएल के बारे में बात करना। डीएल अगर पूरा कंडक्टर का एल है तो एक छोटा सा पोर्शन डीएल, ये डीएल। डीएल और डीएल जो है ना, डीएल इसको बोलेंगे करंट, ये स्मॉल एलिमेंट लेंथ का, स्मॉल एलिमेंट लेंथ का, ठीक है। अब ये डीएल जो है ना, इसको वेक्टर मानना पड़ेगा आपको। जो डीएल है स्मॉल लेंथ, छोटा सा लेंथ, बड़ा लेंथ नहीं, छोटा सा लेंथ, उसको आपको, वो छोटे से लेंथ को आपको वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ेगा। डीएल इज कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। डीएल क्या है? एक छोटा सा लेंथ है, छोटा सा टुकड़ा है, और आपको उसको वेक्टर ट्रीट करके काम करना पड़ेगा। उसके स्केलर ट्रीट करके आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बोलेंगे ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कैसा है? स्केलर है। चार्ज क्या है? स्केलर है। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखो यहां पर डीएल का डायरेक्शन क्या होगा सर? क्या होगा डीएल का डायरेक्शन? जो डीएल का डायरेक्शन है ना, डीएल का डायरेक्शन, क्योंकि आप वेक्टर जब किसी को कंसीडर करते हो तो उसका डायरेक्शन मानना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया को वेक्टर ट्रीट किए थे ना, तो यहां जब आप वेक्टर ट्रीट करें तो इसका डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को मान लेंगे। डायरेक्शन ऑफ डीएल इज along द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उस कंडक्टर में जिधर करंट फ्लो कर रहा होगा, हम डीएल का डायरेक्शन उधर मान लिया करेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो क्या होगा? डायरेक्शन, ये डीएल, डीएल जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और जो डायरेक्शन मानेंगे हम डीएल का, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर का डायरेक्शन डीएल है। अब इस डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा डीबी। इस डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा? डीबी। और फिर टोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी का, और इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बी। मतलब ये कॉन्सेप्ट लेके चलना हमको चैप्टर में कि पहले एक छोटे से टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो डीबी निकलेगा, क्योंकि बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते, वो स्मॉल पोर्शनों का डिफरेंशिएशन का, फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा। हर बात समझ में? ठीक है ना। तो स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, जब वो एलिमेंट है डीएल, उसके साथ आई लगा दोगे ना, आई, और बोलोगे आई डीएल, आई डीएल। देखो चलो इधर लिख देते हैं, लॉ हम यहां से शुरू करेंगे। अगर बोल देना आई डीएल, तो आई के साथ तो बोलेंगे करंट एलिमेंट, उसको बोल देंगे करंट एलिमेंट, आई लग गया तो, और सिर्फ डीएल है तो एलिमेंट है कोई स्मॉल लेंथ का, ठीक है। और ये डीएल को वेक्टर ट्रीट करना, और डीएल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डीबी, फिर टोटल निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करना। क्या निकालने के लिए करना है? इंटीग्रेशन। आराम से चलना, हम शुरू में ही बोले थे कि हमको मैग्नेट में थोड़ा धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा? समझना जरूरी। अब देखिए, अब मान लो इसमें करंट का फ्लो हो रहा आई। सर करंट का फ्लो आई किधर से हो रहा? सर हो रहा, तो सर ये करंट आ कहां से रहा? अरे कहीं ऐसे आसमान से नहीं आएगा। मान लो ऐसे बोल देते यहां से, ये सर ये एक तो ऐसे बैटरी था प्लस, ये माइनस, और ये यहां से ऐसे कनेक्ट था ऐसे, अच्छा ओ ऐसे, तो ई करंट आ रहा था ना, ये से जा रहा था। अब ये वाला चीज छुपा लेते हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना लेते हैं, बोलते हैं ये कंडक्टर है एक्स वाई जिसमें करंट फ्लो कर रहा है,
कहीं से तो करंट आ रहा है ना, तो कहीं तो कुछ बैटरी वगैरह लगाएंगे तब ना करंट आएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा? कुछ तो बैटरी लगाना पड़ेगा तभी ना करंट फ्लो करेगा। तो मान लो कहीं या तो इधर लगा होगा या इधर कहीं प्लस माइनस कोई स्विच भी होगा, तभी तो करंट का फ्लो हो रहा। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब ऐसे करंट का फ्लो हो रहा, तो ये वाला हटा के डायरेक्ट इसको बनाते एक्स वाई, बोलते कि एक्स वाई है, ये करंट एलिमेंट है एक्स वाई, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं बैटरी लगा हुआ। ठीक है, हटा दे बैटरी के रहने दे, हटा देते हैं, है ना। फिर बोलेगा हम लोग का बैटरी नहीं लगा हुआ देखे थे कहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा करंट आ रहा है कहीं से, आ रहा है ना। देखो अब मान लो कि ये इसमें करंट फ्लो होने से ये स्मॉल पोर्शन हम ले लेते हैं डीएल, डीएल आई करंट फ्लो हो रहा डीएल। अब इस डीएल के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब वो पॉइंट यहां हो सकता है, स्ट्रेट ऐसे कर सकते हैं, वो पॉइंट इधर ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग, मतलब आप समझो किसी पॉइंट पर फाइंड करना। जरूरी नहीं है कि एकदम आप डायग्राम ऐसे बनाओ, और जरूरी नहीं कि ये डीबी लिखो, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरी। हरी बात समझ में? आपको ये क्या बोलते हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि डीएल है सर, उसके लिए डीबी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। ठीक है, तो डीएल के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना डीबी, मान लो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना डीबी, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी, आर डिस्टेंस है, थीटा एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करने का बहुत अलग अलग तरीका। अब एक तो सिंपल तरीका समझेंगे हम लोग, क्या कि जहां करंट फ्लो कर रहा है वहां अपना दाहिना हाथ को ले जाके थंब को वहां लेके जाएंगे, अंगूठा को अपना। आ रही बात समझ में? अब ऐसे फ्लो कर रहा तो अंगूठा यहां ले गए, ऐसे थंब को वहां ले गए, एकदम पूरा ये पंजा हाथ छाप, ठीक है ना, इसे ये ले गए यहाँ पे। अब करंट इधर फ्लो कर रहा, तो ये जो उंगली है ना ऐसे, वो किधर धक्का मारेगा? ये उधर जाएगा, जाएगा ना उधर, ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना, तो होगा, इसको बोलते हैं ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या बोलते हैं? देखिए पर ऐसे समझे, ये इधर जा रहा है ना, ये ऐसे, तो यहां ऐसे जा रहा है ना यहाँ पे, तो अब ये जा रहा, तो ये फिंगर है ना इधर, इसको झापड़ लगाना हो तो कैसे लगेगा? इधर जा रहा, ये फिंगर से किधर जाएगा? इधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या हो गया? इनटू द, मान लो ऐसे, ये देखो ये इधर करंट फ्लो कर रहा, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे तुम्हारे तरफ आ जाते, तुम्हारे तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रहा, तो ये जो फिंगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, आ रहा बात समझ में? करंट ऐसे फ्लो कर रहा इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, थंब इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, ये आउट ऑफ द पेपर, बाहर की ओर, इधर करंट फ्लो करा इधर, तो थंब इधर रखेंगे सीधा हाथ से, इधर कर रहा तो इधर थंब रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो हर जगह इस तरह का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये हम आपको डायरेक्शन समझाएंगे बढ़िया से। अभी आप समझो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा में क्रॉस का साइन लगा रहे हैं। क्या साइन लगा रहे हैं? क्रॉस। दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और एक होगा परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। जो टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा उसको क्रॉस का साइन से डिनोट करेंगे, और जो आउट ऑफ द परपेंडिकुलर पेपर होगा उसको डॉट का साइन से डिनोट करेंगे। तो दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्शन हम आपको बताएंगे अच्छा से। अभी आप समझो यहां क्रॉस का साइन दिए, ठीक है, समझ में आ रहा बात? आर डिस्टेंस से थीटा एंगल बनता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखते हैं। ये हमारा टॉपिक है
जो टॉपिक का नाम है वो लिख देते हैं पहले, बायोट सेवर्ट लॉ, है ना। कंसीडर ए कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, है ना। लेट डीएल बी द स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है ना। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field at point P, देखो क्या होता है। नंबर एक, जो dB है वो प्रोपोर्शनल I होता है, dB प्रोपोर्शनल DL होगा, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा होगा। अब बोलोगे सर साइन क्यों हुआ, बता देते हैं, पहले देखो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, बात नहीं करिए। डीबी प्रोपोर्शनल आई, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। डीबी प्रोपोर्शनल डीएल, लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, किसके बीच का एंगल है थीटा, डीएल और आर के बीच। देखो अब यहां बताओ करंट किधर फ्लो कर रहा, इस डायरेक्शन में आई जा रहा ना ऊपर में, करंट का फ्लो ऊपर में है, थीटा यहां बन रहा है। अगर डीएल को तोड़ोगे तो डीएल इसके साथ कॉस जाएगा और इसके साथ क्या जाएगा, साइन, ठीक है ना। मतलब जिसके साथ थीटा होता कॉस का कंपोनेंट, और जो थीटा नहीं होता परपेंडिकुलर क्या होता, साइन का कंपोनेंट। लेना कौन सा है, करंट का डायरेक्शन वाला लेना है, तो करंट का डायरेक्शन में डीएल का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन जाएगा, और जिस इधर आर के तरफ कौन जाएगा, कॉस जाएगा। इसलिए करंट के डायरेक्शन का कंपोनेंट लेते हैं साइन, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। और आगे चल के रूल भी मिलेगा, लेकिन अभी समझ लो इतना। तो डीएल प्रोपोर्शनल साइन थीटा, नंबर डी देखिए, नंबर डी बोलते हैं डीबी प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब ये हुआ कि सबके बढ़ने से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन आर डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। आप जब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। चारों को अगर हम मिला देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो गया, बोलना डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो गया, आर। डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर। आ रहा बात समझ में। जब यहां प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो अभी तो कांस्टेंट के दे रहे हैं, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, लेकिन इस के का कुछ मतलब है अपना, कुछ के का और फॉर्मूला है, वैल्यूज है, समझ गया ना। तो ये वाला साइड वाला बात भी आप लिख लेना, इतना लिखो फिर आगे का बात करते हैं। लिखो तो इतना लिखो, देखिए अब के का सबसे पहले कांस्टेंट का क्या मतलब है, यहाँ ध्यान से समझना। अच्छा बताओ, ये कूलम्स लॉ में वो कांस्टेंट क्या होता था, याद है, वो जो कूलम्स लॉ में हम लोग कांस्टेंट बोलते थे। हाँ अब यहां बोलते हैं इन एसआई सिस्टम, याद करो इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट 1/4πε0 होता था, और ये कांस्टेंट बहुत लंबा चला, मतलब चैप्टर 1 2 तक चला वो कांस्टेंट है ना। वैसे अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट मिलने वाला ये भी लंबा चलेगा चैप्टर में पूरा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो है कांस्टेंट मिलने वाला, वो के का फॉर्मूला मिलने वाला है μ0/4π, क्या मिलने वाला, μ0/4π, ये मिलने वाला।
अब ये म्यू नॉट बाई 4 पाई बहुत दिनों तक चलेगा, मतलब दिनों तक मैंने चैप्टर 4, 5, 6 ये सब चैप्टर आएगा, तो सब में कांस्टेंट के म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, वैसे ये वाला कुछ दिन तक चलेगा। आ रहा बात समझ में? थोड़ा कहानी यहाँ बदल गया ऐसे, ठीक है। देखो अब म्यू नॉट क्या है भाई, इसको क्या बोलते हैं? म्यू नॉट किसको बोलते हैं बताओ? म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और एक बात को ध्यान में रखना, यह परमियाबिलिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन अभी नहीं समझना है। सुनिए बढ़िया से बात। आप जैसे पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में क्या, कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर पढ़े थे, वैसे आगे चल के मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आप पढ़ेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। वहां था ना रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे यहां भी रिलेटिव परमिएबिलिटी मिलेगा, बस नाम बदल दिया, अभी परमिटिविटी को परमिएबिलिटी कर दिया, ठीक है। लेकिन मीनिंग है उसका, उसका मीनिंग है परमिएबिलिटी भी 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। तो वो डिस्कशन थोड़ा आगे है, अभी बस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है देखो। इसका वैल्यू लेना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट का, सिर्फ म्यू नॉट, सिर्फ म्यू नॉट का वैल्यू क्या लेना है बताओ? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट डिराइव करके यूनिट मिलेगा पूरे फॉर्मूले से, ठीक है। तो बताओ म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो, बोलते चलो क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू? सिर्फ म्यू नॉट का इतना वैल्यू है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का कितना वैल्यू होगा? 4 पाई खत्म, क्या बच जाएगा? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर। ये किसका फॉर्मूला मिल गया हमारा? म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू मिला। जो हमको याद रखना है न्यूमेरिकल्स बनाने में, लॉ कैसे बन गया बताइए अब? ये लॉ कैसे बन गया, ये लॉ कैसे बना देखो। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, ठीक है, देखो ध्यान देना। अब मेरे पास फॉर्मूला मिल गया dB इज इक्वल टू के के बदले म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। और याद रखना है कि ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इस पूरे का वैल्यू क्या लेना हमको? 10⁻⁻7 लेना है। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, मतलब अभी इसका ना लॉ लिख के सिर्फ काम नहीं चलने वाला, ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछता है अभी ना कि पूरा उसका आसपास का पूरा एरिया जानना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? मतलब जिस मोहल्ले में रह रहे हैं आप, या नया नया रहने जाएंगे, पूरा मोहल्ला पता करना होगा, ठीक है। अभी वो स्थिति वो है, अभी वो नहीं कि बस जहाँ रह रहे हैं वहीं से मतलब है। बहुत लोग बोलते हैं ना हमको क्या मतलब है किसी से, नहीं आपको नहीं मतलब होगा, बाकी लोग को मतलब होगा, इसलिए रखिए मतलब, प्रॉब्लम फंस जाइएगा। देखिए तो डीबी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बताते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बताना, वेक्टर फॉर्म में क्या होने वाला बोलो, क्या है वेक्टर फॉर्म में? डीबी पर वेक्टर का साइन होगा, होगा ना। म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, उस पर कोई वेक्टर का साइन नहीं होगा, ठीक है, आई होगा। अब हम ऊपर में वेक्टर देना चाहते, कैसे लिखें? आई स्केलर है, वेक्टर का साइन नहीं हो सकता, बचा डीएल, डीएल वेक्टर, यस सर डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, ये बात तो आप बताएं डीएल वेक्टर। तो क्या करें, कुछ बताओ, कुछ दिमाग लगाओ यहां पर, बोलो बोलो क्या बताएं? हाँ क्या? आर कैप, हाँ ये बात है, आर कैप लगा सकते थे बगल में, भी अच्छा बात है। यहाँ पे हम डीएल के साथ आर कैप लगा सकते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हो, ये हम करते हैं ना डीएल इंटू आर कर देते क्रॉस प्रोडक्ट, और बाई नीचे कर देते हैं आर क्यूब। बोलो ऐसा करने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों कर सकते बताओ तो, क्यों कर सकते? ऐसा काहे कर सकते हैं बोलो, ऐसा क्यों कर सकते हैं?
बोलो, समझना। हाँ देखो कैसे कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, 1 मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता? ए क्रॉस बी, वो होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन। और ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो एक बात तो क्लियर है कि साइन है यहां पर, तो साइन है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस लगाना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है कि साइन है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा ना। समझ रहे बात ना? अब देखिए आगे, मान लिया जाए हम साइन हटाते हैं, तो साइन हटाने के लिए क्रॉस, तो डीएल के साथ करे कौन? कोई तो नहीं ऊपर में, इसलिए एक तो आर एक्स्ट्रा कर लिए ऊपर में और नीचे में एक आर बढ़ा दिए। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? देखो क्या फायदा हुआ। अगर हम ऐसा लिखे आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, अब देखना अगर हम तोड़ दे तो क्या हुआ? आई डीएल आर साइन थीटा और नीचे में आर क्यूब, एक आर क्यूब से कट गया और आर स्क्वायर बच गया। यही बच जाएगा, यही आ जाएगा ना, आर स्क्वायर ही आएगा। इसलिए हम लोग क्या किए? एक आर ऊपर में एक्स्ट्रा कर दिए, डीएल इंटू आर। बताओ डीएल आर का प्रोडक्ट हटने के बाद क्या होगा? डीएल आर साइन थीटा, और वो आर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगा। इसलिए हम बायट सिवट लॉ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, नहीं समझे बात? क्लियर हुआ ना ये? अरे 11 में पढ़े थे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। अब कोई साइन थीटा होगा तो उसको डॉट में इसको कैसा दिखाएंगे? बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऊपर में यहाँ डीएल है ना, डीएल, डीएल के साथ कोई है? नहीं है। यहाँ आर रहता, अगर यहाँ आर रहता, आर वेक्टर है, तो हम क्या कर लेते रहता? तो डीएल इंटू आर क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते। नहीं है आर, तो अपने मन से ले गए आर। तो जब एक्स्ट्रा ले गए, अभी इसको हम ऐसे बोलते हैं एकदम, माने क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल वाला बात बोलते हैं ना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय न्यूमरेटर बाय आर, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता? यहाँ आर चल जाता, यहाँ क्या होता? आर चल जाता, तो आर क्यूब हो जाता। अब डीएल के साथ आर मिल जाता तो बोलते हैं अच्छा डीएल आर साइन थीटा है, तो उसको डीएल इंटू आर कर लो। नहीं होता बात, ठीक है ना? ठीक है, यही बात हो गया वेक्टर फॉर्म। अब अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो बोले सर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करेंगे बताओ? टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, इंटीग्रेशन करेंगे डीबी, इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर और बाई आर क्यूब। इससे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ आर क्यूब एक्स्ट्रा आर, एक तो था पहले से कौन? आर स्क्वायर, एक तो आर बढ़ा दिया आर क्यूब। क्यों? ऊपर भी तो बढ़ाए ना आर, तो कट जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अच्छा, इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये तो कोई जरूरत नहीं ना लिखने का, समझ रहे बात? क्या लिखेंगे बताओ? देखो इसका लिखते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। डीबी का डायरेक्शन जो है वो डीएल और आर पर क्या है? परपेंडिकुलर। नोट करिए इतना, लिखिए इतना पहले। देखो अब आगे, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला मिल गया बायोट सेवर्ट लॉ से, और वो फॉर्मूला क्या मिला? वो फॉर्मूला मिला कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फाइंड करेंगे
वो मिल गया बायोट सेवर्ट लॉ से, और वो फॉर्मूला मिला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर एस। ठीक है, अब हम बोलते हैं क्या कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन, अगर बोले हम बायोट सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, तो क्या करें? मान लो बायोट सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में कुछ क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, 2017 या 17 या 18 का क्वेश्चन है ये कि सिमिलरिटी दो बताना बायोट सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में, टू सिमिलरिटीज बताना, ये पूछा गया क्वेश्चन शॉर्ट में। ठीक है, तो ये दो सिमिलरिटीज और टू डिफरेंस क्या है ये थोड़ा देखते हैं। बताओ तो कैसे निकालेंगे? दोनों फॉर्मूला लिखते पहले। तो सबसे पहले बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। भाई बायोट सेवर्ट लॉ क्या है देखो, ये हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई। अब बोलोगे सर ये तो सही है, बट ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है ना? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और आप कूलम्स लॉ से तो मैग्नेटिक फोर्स निकाले थे, फिर आप फील्ड का फोर्स से कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहां ना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मतलब कूलम्स ने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया, तो फील्ड में फील्ड का भी बात वहीं से आया ना। तो बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करते हैं तो E इज इक्वल टू होता है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो यहां लिखेंगे डीई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 कर देते, इसको 1 कर। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, तो एक स्मॉल चार्ज dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यहां कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और इन दोनों फॉर्मूला से क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है वो बात करते, कम से कम दो दो तो बात करेंगे। ठीक है, और आपको वो देखने से समझ में भी आ रहा क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले बताओ, दोनों फार्मूला सामने। अब बोलेगा सर आप कूलम्स लॉ तो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो भाई पहले फोर्स लिख दो, क्या दिक्कत? अगर आप कूलम्स लॉ से एग्जैक्ट बोलते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से नहीं लिखना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, आप पहले फोर्स लिख सकते हैं। क्या? तो F फिजिकल टू क्या कर लेंगे, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, फिर E निकाल लेंगे F बाई क्यू नॉट, तो पता चला के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट, तो बच गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर आप फील्ड निकाल सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। समझ में आ रहा बात ना? क्योंकि फोर्स निकलेगा वहां से फील्ड निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए क्या सिमिलरिटी दिखाई दे? अगर हम बात करें सिमिलरिटीज तो क्या है? चलो बताओ भाई, कोई एक बताओ पहले, क्या दिखाई दे रहा दोनों में? क्या? हम सिमिलरिटीज पूछ रहे हैं, डिफरेंस नहीं पूछ रहे हैं। दोनों में समानता आर स्क्वायर है, वही वाला। ये तो सबको दिखता है पहले आर स्क्वायर है ना, सबको पहले दिख जाता आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो है।
उसको क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर को, 1/r² को क्या बोलेंगे? हाँ, तो बोल सकते हैं ना कि बोथ ओबे क्या बोलेंगे, इनवर्स, क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या ओबे करेगा दोनों? इनवर्स स्क्वायर, सही है। और क्या बोल सकते हैं बताओ, और कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रहा हो तो क्या? बोले सर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, है ना? अब जरूरी नहीं कि जो नहीं दिखाई दे वो नहीं होता है, होता है, ठीक है। के कांस्टेंट, कांस्टेंट तो दोनों में है, सिमिलरिटीज है, लेकिन वो अलग अलग वैल्यू है कांस्टेंट का, एक तो है नहीं दोनों में। देखो क्या होता है, दोनों का फील्ड बहुत लार्ज होता है। और एक बात तो आप बता सकते थे जो नहीं बताएं, आप बोल सकते सर दोनों वेक्टर फील्ड है। अरे दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, नहीं बोल सकते थे? तो बोल सकते थे ना कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वेक्टर क्वांटिटी। ये तो एकदम सिमिलरिटी दिखाई दे रहा आपको। और आप बोल सकते हैं कि बोथ हैव लॉन्ग रेंज फील्ड, इन दोनों का फील्ड बहुत लॉन्ग रेंज का होता है, ठीक है। स्मॉल से लार्ज एरिया तक कवर करेगा, स्मॉल से लार्ज एरिया तक कवर करेगा ये। और भी बोल सकते हैं कि दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ओबे करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया सिमिलर। अब डिफरेंस बताना, बताओ डिफरेंस, कोई एक डिफरेंस बताइए। क्या, कोई एक डिफरेंस बताइए। कुछ दिखाई दे रहा? क्या दिखाई दे रहा? कांस्टेंट का वैल्यू, कुछ और बोलो बढ़िया। जैसे कि क्या होता ना, एग्जाम में कभी कभी क्या होता ना, बोलते कुछ नहीं आता तो बना के लिख दे। तो बना के लिखने में कुछ भी लिखा जाता है, वैसे यहाँ बना के कुछ नहीं लिखना है, अगर कुछ अच्छा है तो लिखना, फिर नहीं मिले तो फिर बना के लिख देना। बोलो, एक तो तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, हमको ये लगा कि जो कम से कम दिखाई दे रहा है वो तो बताओगे कि सर यहाँ साइन का एंगल है, मगर यहाँ साइन का एंगल नहीं है। ये तो तुमको दिखाई दे रहा था लेकिन नहीं बोल रहे थे, वही तो, एक एक तो दिखाई दे रहा था कम से कम, बाकी दिखाई दे नहीं दे अलग बात, ठीक है ना। और दूसरा बात जो स्टार्ट किए तो बताएं, देखो क्या, देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ, सुनो, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है डीएल, डीएल सोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। बट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीक्यू है वह स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है वो वेक्टर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स स्केलर है, क्योंकि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और वो कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। फिर देखो दूसरा हम बोल सकते हैं ना, इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl and r, but in electric field there is no such angle। लिखिए, नोट करिए इसको, क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, पहले टॉपिक तो पूरा क्लियर कर ले तब बनाते हैं। लिखिए, लिखो एक टॉपिक यहां से, इससे रिलेटेड एक और बात कर लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन बनाएंगे। लिखिए, राइट रिलेशनशिप बिटवीन
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, इसके बीच का रिलेशन, ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। अब देखो ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, और 1/4 पाई का एप्सिलॉन का 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम बोले रिलेशन करना है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच। एक बात बताओ, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं? ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम लोग ऐसा लिखे, ये दो इक्वेशन तो पता है ना पहले से, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट, समझेंगे, इधर बात नहीं करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर मल्टीप्लाई करें दोनों का तो क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1, उल्टा कर क्या होगा बोलना तो। और ऐसा हम करना चाहते हैं, दोनों इक्वेशन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना है, 10 का पावर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, कि इसका 1/9 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हुआ, 1/9 इंटू 10 का पावर, ठीक है। अब बताना 4 पाई क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 क्या बचा, 9 इंटू 10 का पावर 9 है, नीचे आके 10 का पावर क्या हो गया, देखो तो यहां से देखो, ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, 1/9 इंटू 10 का पावर 16, ठीक है। अरे 9 और 7 16। अब देखना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का 16 हो गया मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ये किसका वैल्यू होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट होता है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√अंडर क्या हुआ, म्यू नॉट इंटू, यानी कि 1/√अंडर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो आगे पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा ना वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मिलके बना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से मिलके बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सबका स्पीड क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, जो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर में इस रिलेशन का यूज आएगा, c इज इक्वल टू 1 क्या है, √म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये बायट सेवर्ट लॉ के बारे में इतना कुछ बात था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, नोट करिए तो देते हैं क्वेश्चन। लिखो, a wire placed along north south direction
north south direction carries a current of 8 ampere from south to north. Find the magnetic field due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पेस। बनाइए, ठीक है। मतलब लॉ पर भी कुछ क्वेश्चन होगा, फिर एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे उस पर भी क्वेश्चन मिलेगा। ये एक दिए आप, बोलो क्या होगा। समझ में आ रहा बात कैसे बन रहेगा? ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो बनाइए कॉपी में। बोलो, क्वेश्चन है कि वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये वायर इस तरीके का अगर हम बना दे, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसा वायर प्लेस्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये हो सकता है ना नॉर्थ साउथ, ऐसे उल्टा कर दें। अब चाहो तो इस डायग्राम को आप ऐसे बना लो कि सर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो फिर ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट। जैसा मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा आप बना सकते हैं। तो वायर प्लेस्ड हो रहा है किधर, नॉर्थ साउथ, कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। चलो यही वाला बात करें, साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का करंट साउथ से नॉर्थ में। फिर क्या हुआ बताना। फिर बोल रहे हैं ना कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। पूरे वायर का 1 सेंटीमीटर पीस माने टुकड़ा, टुकड़ा माने डीएल, समझिए।
वो डीएल है 1 सेंटीमीटर। पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछ रहा, एक पीस का पूछ रहा, और वो पीस है 1 सेंटीमीटर। पढ़िए, लाइन पढ़िए, 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, वायर का 1 सेंटीमीटर पीस, यानी कि डीएल 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 का पावर -2 मीटर। समझ रहे हैं ना, बाई 100 कर लेंगे, 10 का पावर -2, ये डीएल। ठीक है, फिर देखो 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। अच्छा, पीस से 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ये अगर पीस है तो यहां से 200 सेंटीमीटर ये पॉइंट पर निकालना है। मतलब ये आर है, आर है 200 सेंटीमीटर बाई 100, यानी कि 2 मीटर, ये आर है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर है 2 मीटर। और पीस मतलब ये डीएल है यहाँ, इसका मतलब डीएल है। अच्छा बताओ, एंगल कितने का बनेगा नॉर्थ ईस्ट में? ये नॉर्थ ईस्ट पूरे का 90 बनेगा ना, तो डीएल और आर के बीच का एंगल बन जाएगा यहाँ, यहाँ एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा, और वो थीटा बनेगा 45 डिग्री। कैसे? आधा 90 का आधा 45, 45। हाँ, तो आर है ना, ये आर एंगल किसके बीच में होता? ना, एंगल किसके बीच में होता? साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर। तो डीएल को किधर जाएगा? ऊपर ना, डीएल का डायरेक्शन ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा साउथ से नॉर्थ, और आर किधर है? उस डायरेक्शन में। तो डीएल और आर के बीच का ये एंगल नहीं ना होगा, ये ना एंगल होगा। और वो नॉर्थ ईस्ट पूछ रहा है ना, इतने बोला ईस्ट, ईस्ट बोलता तो बात करते ना 90 पूरा। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाला बात कर रहा ना, तो ये थीटा हुआ ना। थीटा एंगल किसके बीच में है? डीएल और आर के बीच। तो डीएल का डायरेक्शन कौन लेना है? करंट का डायरेक्शन। करंट तो ऊपर जा रहा है, तो डीएल ऐसे ऊपर की तरफ है, और आर ऐसे है, ये वाला ना एंगल होगा, ये थोड़ी होगा। समझ में आ रहा बात? तो पूरा 90, तो उसका आधा कितना हुआ? 45। तो फिर अब पता चला सर ये बायोट सेवर्ट लॉ लग रहा है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लगा देना, 10 का पावर -7। आई कितना एम्पियर का? आई तो लिखे नहीं हम लोग, 8 एम्पियर लिखे, 8 हो गया। डीएल 10 का पावर -2 साइन 45 डिग्री बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, पता चला 10 का पावर -7, 8 इंटू 10 का पावर साइन 45 1/√2 इंटू 2 का स्क्वायर 4। 4 से 8 कट गया 2 बार में, इस 2 में 2√2 है ना, 2 रूट, एक रूट से रूट कैंसल, √2 इंटू 10 का पावर -7 टू -9 टेस्ला। अब इसको इतना छोड़ सकते हैं, या 1.414 इंटू 10 का पावर -9 टेस्ला, या 1.4 लेके छोड़ दीजिए, √2 का वैल्यू सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, 1.4 ही रहने दीजिए। ये हो गया एक प्रॉब्लम यहाँ ऐसे बनाए। ठीक है।